हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स के सेशन में हम इकोनॉमी से रिलेटेड 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रिसेंटली ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो कंडक्ट किया गया था वहां पर आपसे पूछे गए थे। तो अगर आपने टेस्ट दिया तो भैया आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, बट अगर नहीं दिया था तो यहाँ आपके लिए एक और टेस्ट यहाँ पर स्लीपी क्लासेस लेके आया है जो कि 20 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा सुबह 10 बजे से। फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट है। इस टेस्ट में एनरोल कीजिए खुद को, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि क्या आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, क्या आपके वीक एरियाज हैं, और उस तरीके से आप अपने वीक एरियाज पे काम करके जब यूपीएससी का प्रीलिम्स देने जाएं तो एकदम आप तैयारी से जाएं। ठीक है जी, तो डेफिनेटली एनरोल कीजिए इस पर्टिकुलर टेस्ट में और 20 अप्रैल को यहाँ पर टेस्ट दीजिए। चलो आज शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो भैया रैपिडली कवर करेंगे, थोड़ा आपको लगेगा कि स्पीड ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा कोशिश करेंगे 15 क्वेश्चन है जितना जल्दी हो सके यहाँ पर कवर करें। ओके, तो 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई थी, स्टेटमेंट पूछी गई थी करेक्ट कौन सी है। रेपो रेट के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। तो रेपो रेट हम किसे कहते हैं कि जिसके आधार पर आरबीआई यहाँ पर बैंक्स को पैसा देता है। ओके, तो आरबीआई जब यहाँ पर बैंक्स को पैसा देता है तो उस पैसे को जब दे रहा है, जब उधार दे रहा है, तो बैंक को वापस क्या करना पड़ेगा, उस पैसे को वापस करना पड़ेगा। जो पेमेंट बैंक द्वारा यहाँ पर की जाएगी वो रेपो रेट के हिसाब से यहाँ पर की जाएगी। ब्याज भी तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो वो रेपो रेट रहेगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम रेपो रेट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आरबीआई इस तरीके से पैसा बैंक को दे रहा है, जैसे हम बैंक के पास जाते हैं उधार मांगते तो बैंक हमसे क्या मांगता है, बैंक हमसे सिक्योरिटीज मांगता है या हमारे से एक तरीके से कोलैटरल मांगता है। ठीक है जी, सिक्योरिटीज तो क्यों ही मांगेगा, बट एक तरीके से कोलैटरल मांगता है। तो आपको अगर आपके पास घर है, कोई गिरवी रखना चाहता है तो आप उस तरीके से रख देते हैं वहां पर जब आपको इस तरीके का लोन चाहिए होता है। तो बैंक्स यहाँ पर क्या करते हैं, जो सिक्योरिटीज उन्होंने वहां पर खरीद के रखी थी उन्हें एज अ फॉर्म ऑफ कोलैटरल रख देते हैं। तो ये एक तरीके की रेपो जो आपका होता है, ये रीपरचेज एग्रीमेंट्स रहते हैं कि जब बैंक ने पैसा वापस कर दिया है पूरा पूरा सूद समेत, तो उस टाइम पे आरबीआई भी यहां पर सिक्योरिटीज को रिफंड कर देगा। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो उस हिसाब से बिल्कुल आपकी करेक्ट होगी कि रेपो रेट प्रोवाइड करता है ओवरनाइट लिक्विडिटी बैंक्स को अगेंस्ट द कोलैटरल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, के अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो उन्हें कोलैटरल के तौर पर रख रहे हैं, तो उसके चलते उन्हें यहां पर पैसा मिल रहा है, लिक्विडिटी यहां पर मिल रही है। सेकंड में कह रहे हैं कि रेपो रेट आपका सर्व करता है एज अ की बेंचमार्क फॉर द लेंडर्स टू इन टर्न प्राइस द लोन्स। जो यहाँ पर वो अपने लोन्स को प्राइसिंग कर रहे हैं ना, मतलब जो वहां पर वो कॉस्ट ऑफ बोरिंग सेट कर रहे हैं कि हम कितने रुपए में उधार यहां पर देंगे, मतलब हम कितना इंटरेस्ट रेट यहां पर चार्ज करेंगे, तो वो भी आपका रेपो रेट के बेसिस पर ही यहां पर किया जाता है। कि बैंक्स यहां पर जब आगे जाके लोन्स एक्सटेंड करते हैं और आरबीआई से भी यहां पर लोन ले रहे हैं तो डेफिनेटली इस रेपो रेट से तो ज्यादा ही रखेंगे, तो कहीं ना कहीं इस रेपो रेट को एज अ बेंचमार्क वहां पर सेट करते हुए फिर आगे इंटरेस्ट रेट्स बैंक्स द्वारा यहां पर सेट किए जाते हैं। तो पहली दो स्टेटमेंट्स तो करेक्ट होगी, उसके हिसाब से सी और डी की बात तो बन गई। थर्ड में जो बात हो रही है कि जब आपका रेपो रेट इंक्रीज किया जाएगा, तो रेपो रेट कब इंक्रीज किया जाएगा, जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्रिएट हो रहे होंगे, मार्केट में मनी सप्लाई काफी ज्यादा चल रही होगी। तो यहां पर कह रहे हैं कि बैंक्स में फाइंड एन इंसेंटिव टू सेल सिक्योरिटीज। अब बैंक्स यहां पर क्या बोल रहे हैं कि सिक्योरिटीज उन्होंने यहां पर बेच दी हैं। ठीक है जी, सिक्योरिटीज अगर वहां पर बेच रहे हैं तो उन्हें बदले में यहां पर क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। सही बात है कि नहीं है, बट यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब रेपो रेट इंक्रीज किया जा रहा है, जब रेपो रेट इंक्रीज किया जा रहा है तो जो बैंक्स यहां पर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे थे अपने कस्टमर्स को वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो एज सच तो बैंक्स को फायदा है नहीं, क्योंकि बहुत ही कम लोग फिर यहां पर लोन्स लेंगे। बैंक से लोन इंसान कब लेगा, जब उसे अच्छे इंटरेस्ट रेट पे यहां पर मिल रहा होगा। तो इस टाइम तो उसको कैश की जरूरत है ही नहीं। उसको कैश की जरूरत कब पड़ेगी, जब बैंक का जब रेपो रेट जो है आपका वो यहां पर डिक्रीज कर दिया जाएगा। कि जब डिक्रीज हो चुका है और इंटरेस्ट रेट यहां पर डाउन आ चुका है तो उसको लगता है कि जी हाँ, अब मेरे पास मौका है कि मैं ज्यादा ज्यादा लोन यहां पर एक्सटेंड कर सकता हूं और मुझे कैश की भी आवश्यकता पड़ेगी इस लोन को एक्सटेंड करने के लिए। तब उसके लिए इंसेंटिवाइजिंग वो स्टेप होगा कि वो अपनी सिक्योरिटीज गवर्नमेंट को वापस भेज दें इन टर्न ऑफ कैश। तो थर्ड स्टेटमेंट यहां पर हमारी फिर उस हिसाब से इनकरेक्ट बन जाती है और उसी के हिसाब से जो हमारा सी ऑप्शन है वो यहां करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके की एक्सप्लेनेशन आपको जब आप पीडीएफ को से गो थ्रू करोगे आपको वहां पर भी मिल जाएगी। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अगेन श्योरिटी बॉन्ड से रिलेटेड यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो वैसे तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है हमने प्रीमिक्स में ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, कि श्योरिटी बॉन्ड में बेसिकली क्या रहता है, एक आपका इंश्योरर रहता है, ठीक है जी, एक आपका बीच में प्रिंसिपल रहेगा, एक आपका ओब्लाइजी रहेगा। ठीक है, या एक तरीके से आप समझ लीजिए एक तरफ आपकी सरकार आ गई और एक तरफ आपका कॉन्ट्रैक्टर आ गया। तो बेसिकली इन तीनों के बीच में क्या लिंक यहां पर डेवलप हो रहा है कि इंश्योरर यहां पर क्या बोलेगा कि एक श्योरिटी बॉन्ड यहां पर इशू करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कि भैया कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगा कि तू मुझे इतना कुछ कुछ पैसा दे, कुछ मेरे को प्रीमियम चार्ज कर, मैं तेरे को श्योरिटी बॉन्ड यहां पर देता हूं। श्योरिटी बॉन्ड यहां पर क्या बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्टर अपना काम टाइम से पूरा करेगा और नहीं करता है तो उसे सरकार को इतना पैसा यहां पर मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्या देखते हैं कि भैया बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, कॉस्ट ओवररन्स हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट आपका लटका हुआ रह जाता है, इनकम्प्लीट स्टेज पे रहता है। ठीक है, तो उस केस में यहां पर क्या बात रखी जा रही है कि अब इंश्योरर्स आ रहे हैं,
इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं, जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने भी यहाँ पर स्टेप ले लिया है आपके श्योरिटी बॉन्ड्स का, कि इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पर बीच में स्टेप इन कर रही हैं और वो बोल रही हैं कि हम इस प्रकार के श्योरिटी बॉन्ड्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये कंपनी बिल्कुल टाइम पे अपना काम पूरा करेगी। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर क्या बात रखी जा रही है कि सरकार को ये बॉन्ड फिर कौन देगा, ये कॉन्ट्रैक्टर देगा जब उस अपने टेंडर के लिए अप्लाई करेगा कि हाँ जी मेरे पास इस तरीके का श्योरिटी बॉन्ड है, तो डेफिनेटली इसके चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे कि सरकार इसको कॉन्ट्रैक्ट दे कि भाई ये तो हमें बॉन्ड प्रोवाइड कर रहा है जिसे हम इनकैश करा सकते हैं अगर ये काम पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर का भी इसमें फायदा है, सरकार का भी इसमें फायदा है और डेफिनेटली इनकी तो मार्केट यहाँ पर बढ़ ही रही है। श्योरिटी बॉन्ड्स आपका कैसे क्या बोला गया है पहली स्टेटमेंट में, इट इज मेनली एम्ड एट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ताकि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है सप्लायर्स की उसे हम रिड्यूस कर सकें, कि जो कि कॉस्ट ओवररन्स यहाँ पर होती हैं, जो एडिशनल पेनल्टीज वगैरह वहाँ पर पे करनी पड़ती हैं वो यहाँ पर कम हो सके। तो डेफिनेटली उसके चलते पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। सेकंड में कह रहे हैं कि आपको जो श्योरिटी बॉन्ड्स हैं प्रोवाइड की जाते हैं बाय द इंश्योरेंस कंपनी ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू द एंटिटी जो कि यहाँ पर प्रोजेक्ट अवार्ड कर रही है, तो बिल्कुल सही है, इंश्योरेंस कंपनी ने प्रोवाइड किया कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे, किसको, गवर्नमेंट को जो यहाँ प्रोजेक्ट अवार्ड कर रही है। थर्ड में कह रहे हैं जो आपका श्योरिटी बॉन्ड है प्रोटेक्ट करता है बेनिफिशियरी को अगेंस्ट एक्ट्स या फिर इवेंट्स जो कि इंपेयर कर सकते हैं अंडरलाइन ऑब्लिगेशंस ऑफ द प्रिंसिपल, कि यहाँ पर जो आपका ये प्रिंसिपल है जो कॉन्ट्रैक्टर है इसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं अगर वो पूरी नहीं हो पाती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कोई नुकसान होता है इस पर्टिकुलर ऑब्लाइजी को, तो वो यहाँ पर पूरा कर सकता है आपका श्योरिटी बॉन्ड। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपकी करेक्ट थी, जिसके आधार पर डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था। तो मैं एक बार दोबारा एडवाइस करूंगा कि प्लीज एक बार इस पूरी एक्सप्लेनेशन से आप गो थ्रू कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो वहां पर बात हो रही है शेड्यूल्ड बैंक्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड, कि जो आपके इंडिया में बैंक्स हैं, कि पहली बात कह रहे हैं कि ये जो आपके शेड्यूल्ड बैंक्स इंक्लूड किए जाते हैं सेकंड शेड्यूल ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। नहीं जी, जो आपका आरबीआई एक्ट है 1934 का उसमें इंक्लूड किए गए हैं भैया ये। ठीक है, तो इस तरीके से जो माइन्यूट चीजें हैं ना इनका भी ध्यान रखना है कि क्या चीज आपसे पूछी गई है। ठीक है, सेकंड में कह रहे हैं जो आपका शेड्यूल्ड बैंक्स हैं एलिजिबल बन जाते हैं डेट और लोन्स के लिए एट द बैंक रेट फ्रॉम द आरबीआई। तो बिल्कुल सही बात है कि जब आपका कोई भी बैंक शेड्यूल्ड बैंक में कन्वर्ट हो जाता है तो बैंक रेट के हिसाब से वो उधार ले सकता है आरबीआई से, लॉन्ग टर्म लोन्स यहाँ पर अवेल कर सकता है और शॉर्ट टर्म लोन्स अपने रेपो ऑपरेशंस के हिसाब से कर सकता है। एयरटेल पेमेंट बैंक आपका शेड्यूल्ड बैंक बन चुका है और प्रोवाइड करता है एटीएम एज वेल एज डेबिट कार्ड्स। तो यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसके हिसाब से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो पेमेंट बैंक्स बहुत बार हमने डिस्कस किए कि भैया इस तरीके के बैंक्स यहाँ पर तैयार किए गए थे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, जो कि नचिकेत मोर की जो कमेटी वहां पर स्थापित की गई थी उनका यहाँ पर सजेशन रखा गया था कि हमें थोड़ी अलग से एक बैंकिंग एक्टिविटी यहाँ पर लानी पड़ेगी जो कि बाकी हमारे ऐसे अनसर्व्ड कैटेगरी है जो हमारी पॉपुलेशन है उसको सर्व कर सके, कि छोटा मोटा काम करें यहाँ पर। तो इस पर आपकी थोड़ी लिमिट लगा देगी कि 2 लाख से ज्यादा पैसा आप यहाँ पर डिपॉजिट नहीं करवा सकते इन बैंक्स में। ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड्स वगैरह इशू नहीं कर सकते जितने भी आपके पेमेंट बैंक्स रहेंगे। बट अब आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, जो आपका पेटीएम भी है, वो आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो बार बार ये चीज़ हमारे द्वारा कही जाती है कि अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हो पाई है ढंग से तो क्रैश कोर्स में अवेल करते हुए डेफिनेटली जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, बीट स्टैटिक, बीट करंट अफेयर्स, सभी चीज़ें यहाँ पर कवर की जा रही हैं। तो डेफिनेटली एनरोल कीजिए इस क्लास में, और खासकर इसमें खास चीज़ क्या है कि आपकी सीसैट की मास्टर क्लास भी यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, क्यों, और डेफिनेटली प्रीलिम्स में सीसैट की इंपॉर्टेंस तो आपको पता लग ही चुकी है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर बात हो रही है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बट कौन से, आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हम क्या बोलते हैं कि यहां पर परचेजिंग या फिर बाइंग या फिर सेलिंग होती है किसकी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। ओके, जिसके चलते हम थोड़ा लिक्विडिटी को मैनेज करने की भी कोशिश करते हैं। ओके, ये रही आपकी ओपन मार्केट ऑपरेशंस की सिंपल स्पष्ट डेफिनेशन। ओके, तो ये 2 कैटेगरीज की यहां पर होती है, एक रहती है आपकी रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन और दूसरे रहते हैं आपके आउटराइट। ओके, तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं क्या करें कि आउटराइट जो आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस रहेंगे दे आर कंडक्टेड विद द प्रॉमिस टू बाय और सेल द सिक्योरिटीज एट अ लेटर स्टेज, कि ये यहां पर कह रहे हैं कि रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन हो रहा है। बट हम क्या बोलते हैं कि रेपो की फुल फॉर्म यहां पर क्या रहती है कि रेपो रिप्रेजेंट ही रीपर्चेज को कर रहा है, कि अगर मान लीजिए वहां पर बैंक्स या किसी भी तरीके से आरबीआई यहां पर सरकारी सिक्योरिटीज मार्केट में जाके बेच रहा है ताकि पैसा निकाल सके, तो उसमें एक आपका बेसिकली बात रखी जाती है कि इस तरीके के ऑपरेशन दोबारा कंडक्ट किए जाएंगे जिसमें आरबीआई एट अ लेटर स्टेज इन सिक्योरिटीज को बाहर निकाल देगा और वो लिक्विडिटी वहां पर इन्फ्यूज भी कर देगा। ठीक है जी, तो ये बेसिकली यहां पर इंश्योर किया जाता है कि थोड़े समय के लिए जो लिक्विडिटी का मिसमैच है उसको हम यहां पर पूरा कर सके मार्केट में या इकोनॉमी में। ओके, बट यहां पर फिर एक और ऑप्शन आती है आउटराइट, जिसमें इस प्रकार की कोई भी प्रॉमिस नहीं रखी होती कि बाद में ये चीज वापस निकालनी भी है या बाद में इस चीज को हमने वापस खरीदना भी है। एक बार बेच दिया गया, एक बार खरीद लिया गया तो वहीं पर डील फाइनल है, बाकी बाद में अगर डिसीजन लेना हो तो आरबीआई वहां पर ले सकता है।
तो आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस में रीपर्चेजिंग का कोई भी बात नहीं रखा जाता। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो उसके हिसाब से आपकी पहली स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रीपर्चेज एग्रीमेंट है उसमें बिल्कुल सही तरीके से बता दिया गया कि एग्रीमेंट में डिसाइड हो जाएगा किस फलानी डेट को इतने प्राइस पर इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की रीसेल यहां पर हो जाएगी, ठीक है, बाय बैक एक तरीके से वहां पर हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। थर्ड में कह रहे हैं जो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस है आउटराइट वाले, दे आर डायरेक्टेड एट इन्फ्लुएंसिंग एंड्यूरिंग लिक्विडिटी, लंबे समय तक लिक्विडिटी यहां पर बनी रहे उसके लिए आपके ऑपरेशंस यहां पर कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है दे आर टारगेटेड एट टेम्पररी लिक्विडिटी इन द सिस्टम, की जो आपके रेपो ऑपरेशंस वहां पर कंडक्ट किए जा रहे हैं ना ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, ठीक है, जिसमें रीपर्चेजिंग की बात की जा रही है कि बाद में दोबारा से इसे हम रीपर्चेज कर लेंगे, वो जो टेम्पररी लिक्विडिटी की जो दिक्कतें चल रही हैं उसे रिजॉल्व करने के लिए वहां पर की जा रही है। आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी इंपैक्ट के लिए वहां पर की जा रहे हैं। तो सेकंड और थर्ड यहां पर करेक्ट थे, उसके हिसाब से सी ऑप्शन आपकी यहां करेक्ट ऑप्शन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका बेवरेज कर्व से रिलेटेड यहां पर बात की गई है। तो बेसिकली चार स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई थी कि पहले में कह रहे हैं कि आपका स्टेट करता है लोअर टैक्स रेट जो है वो बूस्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हायर टैक्स रेवेन्यू। सेकंड में कह रहे हैं कि डिस्प्ले करता है हाउ थ्रेशोल्ड जो एक्सपेंडिचर है ऑन अ पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज वेरीज विद द चेंज इन हाउस होल्ड इनकम। और सी में कह रहे हैं कि भैया इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट डी में कह रहे हैं इट शोज द रिलेशनशिप द एम्प्लॉयमेंट रेट एंड द जॉब वैकेंसी रेट, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप यहां पर दिखाता है, ठीक है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अभी तक वीडियो पॉज करके करेक्टली मार्क यहां पर कर लिया। तो बेसिकली यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है, ठीक है। और मैं आपको दोबारा एडवाइस करूंगा कि अभी तक आपने अगर क्वेश्चंस, शायद एक बहुत पुरानी ड्रिल है ये कि आप क्वेश्चन पॉज कीजिए, देखिए मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले और उसको अपना करेक्ट आंसर मार्क कीजिए, फिर वहां पर अपने आंसर तक आइए, ठीक है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन था कि बेवरेज कर्व इस तरीके का रिलेशनशिप आपका यहां पर ड्रॉ करता है। तो बेसिक सी कहानी आप इस कर्व के माध्यम से यहां पर समझ लीजिए। जॉब वैकेंसी रेट मतलब क्या कि कितनी नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं या कितनी जो ऑलरेडी जॉब्स थी वो खाली पड़ गई हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, सिंपल सी बात यहां पर रखी गई। तो इस तरीके का कर्व यहां पर देखा गया, ठीक है। ये इस तरीके का हमने यहां पर कर्व विटनेस किया इन दोनों के रिलेशनशिप में कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहां पर कम होता जाएगा कि लोगों को नौकरियां मिलती जाएंगी, वैसे वैसे नई नई जॉब्स भी मतलब वहां पर क्रिएट हो रही हैं। इसीलिए ये चीज आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहां पर कम होता जा रहा है, ठीक है। नई जॉब्स वहां पर क्रिएशन हो रही है, तभी आपको उस प्रकार से लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहां पर मिल रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहां पर आगे बढ़ता जा रहा है मतलब नई जॉब्स यहां पर क्रिएट नहीं हो रही, ठीक है जी। कि आपका जो वैकेंसी 2 है, जो वैकेंसी 1 है, कि वैकेंसी 1 वैकेंसी 2 से बहुत ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी यहां पर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं कि एक ऐसा कर्व जिसमें मार्केट इनएफिशिएंसी है, ठीक है, लेस मार्केट इनएफिशिएंसी है, कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर काम करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। उस तरीके से पूरा टारगेट यही है कि मार्केट एफिशिएंटली यहां पर काम करे, इनोवेशन हो, नई जॉब्स यहां पर क्रिएट हो सके। तो उस केस में तो आपका ये आ गया। बट अगर किसी ऐसी मार्केट में जिसमें मार्केट इनएफिशिएंसी ज्यादा है तो उस कर्व को हम क्या बोलेंगे, थोड़ा सा अपवर्ड आपका शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, कि इनएफिशिएंट है मार्केट, ठीक है जी, मार्केट्स में जॉब्स भी हैं बट फिर भी यहां पर एम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है कि लोगों के पास स्किल सेट ही अवेलेबल नहीं है, मार्केट ढंग से काम ही नहीं कर पा रही है उस तरीके से, ठीक है जी। तो ये सिंपल सी कहानी यहां पर आपको बताई गई है बाय द मींस ऑफ दिस। जब आपकी मार्केट इनएफिशिएंट हो जाएगी तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट में जॉब्स अवेलेबल भी हैं उस तरीके से, ठीक है, कि जॉब वैकेंसी रेट एक सब्सटैंशियल रेट पर यहां पर काम कर रहा है, बट उसके चलते भी अभी तक आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहां पर कम नहीं आ पा रहा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि लोगों के पास वो स्किल अवेलेबल नहीं है जो कि मार्केट में वहां पर जरूरी है, ठीक है। तो ये बेसिक्स आपकी बात यहां पर बेवरेज कर्व के माध्यम से रखी गई थी। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है कि स्टांस आरबीआई का क्या कहता है। तो भैया देखिए, आपको हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं एंड प्लीज एक बार क्वेश्चन को देख के अपना करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो चार ऑप्शन दी गई थी। तो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस बेसिकली ये वो स्टांस है जहां पर आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी, कम करने की बात की जाती है कि हम वहां पर कोशिश कर रहे हैं आपके इंटरेस्ट रेट्स को कम करना ताकि इकोनॉमी को ग्रोथ प्रोवाइड कर सकें। तो ये बेसिक सी कहानी आपकी अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस की, ठीक है जी। तो वही आपको यहां पर बताया गया है। करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन था, ओके। तो अकोमोडेटिव जो आपका स्टांस यहां पर इंडिकेट करता है विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ सेंट्रल बैंक की एक्सपैंड करे मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को यहां पर कम करे ताकि उस हिसाब से ग्रोथ को यहां पर प्रमोट कर सकें। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन, कि टाइट और कैलिब्रेटेड आपका यहां पर क्या बात रखी जाएगी कि उसमें हम बात करेंगे कि जहां पर आपके जो रेट हाइक्स किए जा रहे हैं, रेट से यहां पर बढ़ाए जा रहे हैं, कैलिब्रेटेड मॉनेटरी
पॉलिसी स्टांस यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है कि रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके और मनी सप्लाई को भी यहाँ पर कंट्रोल कर सके। न्यूट्रल में बेसिकली क्या बात रखी जाएगी कि कोई चक्कर नहीं है, कोई या तो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसा कोई यहाँ पर दोनों के ऊपर ही थोड़ा नॉर्मल सा प्रेशर चल रहा है, इन्फ्लेशन के ऊपर भी और ग्रोथ के ऊपर भी। क्वांटिटेटिव ईजिंग बेसिकली आपकी पॉलिसी है अंडर विच द आरबीआई परचेज करता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आपके ओपन मार्केट से ताकि उसमें पैसा इंजेक्ट किया जा सके। तो बेसिकली जो आपका अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो किसी हद तक थोड़ा एक्सपेंशनरी पॉलिसी को यहाँ पर प्रमोट कर रहा है। एंड इन अ लेटर स्टेज जब अकोमोडेटिव आपका स्टांस वहां पर फॉलो किया जाएगा, देन इन अ लेटर स्टेज आपका क्वांटिटेटिव ईजिंग वहां पर की जा सकती है कि लास्ट रिजॉर्ट ये आपका मेथड यहाँ पर माना जाता है कि मार्केट में लिक्विडिटी लेके आनी है, इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर कम कर दिए, ठीक है जी, उससे कोई फायदा नहीं मिला, कोई ग्रोथ हम देख नहीं पाए, स्पेंडिंग को नहीं बढ़ा पाए, तो फिर लास्ट रिजॉर्ट यहाँ पर क्या बचा कि क्वांटिटेटिव ईजिंग करते हैं कि जिसके माध्यम से यहाँ पर आरबीआई क्या करेगा, परचेज करेगा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज मार्केट से ताकि उतना ज्यादा पैसा मार्केट में इन्फ्यूज किया जा सके, लिक्विडिटी वहां पर इन्फ्यूज की जा सके, जिसके चलते लेंडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज वहां पर प्रमोट हो सके और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी यहां पर बढ़ सके। ठीक है, तो बेसिक्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगेन एफएलटीज की इंपॉर्टेंस बहुत बार टाइम एंड अगेन आपको बताई जाती है। तो इस तरीके से आपके 9 एफएलटीज यहां पर अवेलेबल है मात्र 1500 रुपए में, तो अवेल कीजिए और अपनी जितनी भी टेस्टिंग है उसको यहाँ पर इंश्योर कीजिए कि आपको आइडिया लगता रहे कि आपके कौन कौन से सेक्शंस हैं जहां पर आपको और काम करने की जरूरत है। ओके, 7th क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस भी हुआ है कि जीडीपी या फिर नेशनल इनकम में जो इंक्लूजन यहाँ पर की जाती है, जो कैलकुलेशन यहाँ पर की जाती है, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या बात रखी जाती है। तो हम दो कॉस्ट यहाँ पर देखते हैं ना, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जो फैक्ट्री के गेट पर जब प्रोडक्ट तैयार हो गया, फैक्ट्री के गेट पर जब वो प्रोडक्ट तैयार हो गया तो उसकी क्या कॉस्ट है। तो वीडियो पॉज करो, 5 ऑप्शन देखो, चारों कोड्स देखो और बताओ इसमें से कौन कौन से आपके करेक्ट है। ठीक है, तो फैक्ट्री के गेट पे बेसिकली क्या बात आएगी कि भैया सैलरीज इंक्लूड करनी है, बिल्कुल इंक्लूड करनी है, रेंटिंग मशीनरी की कॉस्ट इंक्लूड करनी है, बिल्कुल यहां पर इंक्लूड करनी है। क्यों? क्योंकि वो इनपुट कॉस्ट आई है। ठीक है जी, फैक्ट्री गेट की यहां पर कॉस्ट है। उसके अलावा अब जो जिन्होंने सामान बनाया है फैक्ट्री के गेट पर बाहर निकाल दिया तो अपना प्रॉफिट भी तो जोड़ेंगे, फ्री फंड में तो यहाँ तैयार नहीं कर रहे, ये नो प्रॉफिट पे तो कोई कंपनी यहाँ पर आपके नए प्रोडक्ट्स तैयार नहीं कर रही। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, तो ये तीनों चीजें आपकी ऐड की जाएंगी। ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं, ये क्यों नहीं ऐड की जाएंगी? क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट्स का नेचर क्या है कि इसके चलते कोई नई गुड्स और सर्विसेज आपकी एक्सचेंज नहीं हो रही, आप पेमेंट कर रहे हो, किसी को सब्सिडी दे रहे हो बट आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तो ये तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐड नहीं की जाएंगी कि इसके चलते कोई आपकी गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर तैयार नहीं। जीडीपी में हम क्या बात करते हैं कि इट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस की गई है एक डोमेस्टिक बाउंड्री में। ठीक है जी, तो जब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है तो उसमें ट्रांसफर पेमेंट्स का तो कोई जिक्र ही नहीं है, वो तो एक्सक्लूड कर दी जाती है। फिर आता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि आपका जीएसटी हो गया, तो जीएसटी तो मोस्टली एट द पॉइंट ऑफ, मोस्टली क्या वैसे आपका एट द पॉइंट ऑफ सेल ही वहां पर लगता है, तो जनरली हम इसे यहाँ पर एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, बट फिर यहाँ पर बात आती है गवर्नमेंट सब्सिडीज की। गवर्नमेंट सब्सिडीज की, तो देखिए अब दो तरीके की सब्सिडीज होती है, एक आपकी प्रोडक्ट सब्सिडी और एक आपकी प्रोडक्शन सब्सिडी है। कि फैक्ट्री गेट में जब आपका प्रोडक्ट, जब फैक्ट्री में आपका प्रोडक्ट वहां पर तैयार हो रहा था तो उस दौरान बहुत सारी सब्सिडीज अवेल की गई होंगी ना, जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो रहा था कि मशीनरी नहीं आई हो, उससे को सब्सिडी वहां पर मिल गई हो, या अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी कोई सब्सिडीज यहां पर अवेल करवाई हो। प्रोडक्ट जब बिक रहा है तब अलग सब्सिडी वहां पर लगाई जा रही है। ओके, तो गवर्नमेंट की सब्सिडीज हम क्या बोलते हैं कि हम फैक्टर कॉस्ट में फिर उसे इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि प्रोडक्शन सब्सिडीज के बारे में यहां पर बात की जा रही हो, और ये सेम क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो उसी के हिसाब से ट्रांसफर पेमेंट्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस ये दोनों यहां पर बाहर हो जाएंगे, और उसके चलते हमारी करेक्ट ऑप्शन यहां पर बी ऑप्शन बन जाएगी कि 1, 2, 3 एंड 6 ओनली आर द कंपोनेंट्स जो कि आपकी जीडीपी और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में यहां पर इंक्लूड की जाएगी जब हम फैक्टर कॉस्ट की वहां पर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है जी, तो फैक्टर कॉस्ट आपका किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है कि मार्केट प्राइस में से आप जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस वहां पर लगाए गए हैं, ठीक है जी, जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस वहां पर लगाए गए हैं उन्हें आप बाहर निकाल दीजिए, और साथ में जो सब्सिडीज आपको मिली उन्हें आप यहां पर ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं बात करूं कि फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस प्लस जितने भी आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी आपने यहां पर पे किए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, और यहां पर आप ऐड कर दीजिए जितनी आपने सब्सिडीज यहां पर अवेल की हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारी चीजें, ये सारे कंपोनेंट्स यहां पर इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, सो वही चीज आपको बताइए, फैक्टर कॉस्ट आपका इंक्लूड नहीं करता इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि आपका जीएसटी हो गया, क्योंकि आपकी एट द पॉइंट ऑफ सेल वहां पर पे किए जा रहे हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स आपकी इंक्लूड नहीं की जाती क्योंकि डेफिनेटली वो आपका फैक्टर इनकम के अंदर नहीं आता, किसी तरीके की कोई प्रोडक्टिविटी वहां पर नहीं हुई है, फ्री फंड का पैसा यहां पर दिया गया। फैक्टर इनकम आपकी यहां पर अर्न की जाती है।
ठीक है, तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सब्सिडीज वाला पॉइंट है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि जब आपकी फैक्टर कॉस्ट वहां पर जनरेट की गई, जब तैयार की गई, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन के टाइम पे भी कुछ कुछ सब्सिडीज वहां पर अवेल की गई होंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड, कि कौन सा आपका यहाँ पर पब्लिक गुड नहीं है। पब्लिक गुड आपका कौन सा होता है जो कि सभी के यूज के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, कि सभी लोग उसको जाके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन, डेफिनेटली राइट टू एजुकेशन के आधार पर आप जाके स्कूल में जाके एजुकेशन ले सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। बिजली, भैया पैसा देना पड़ेगा तभी आप इसे यूज कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, आपको कोई एडिशनल नहीं यहाँ पर नहीं रोक सकता, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। और लाइट हाउसेज भी आपके सभी के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पब्लिक गुड नहीं है, वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 8th क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा भी गया था। ठीक है, तो क्या पब्लिक गुड्स होते हैं, बेसिक सी डेफिनेशन यहाँ पर आपको दे दी गई है, जो कि सभी के यूज के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी के लिए भी। इलेक्ट्रिसिटी के केस में है, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी वहां पर नहीं मिलेगी। ओके, चलिए 9th क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। बात हो रही है कमर्शियल पेपर के बारे में। तो बहुत बार ये टॉपिक डिस्कस हो चुका है। आइए देखते हैं, 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तीनों को पढ़िए, करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। ध्यान रखना नॉट करेक्ट आपसे यहां पर पूछा गया है। तो पहले में कह रहे हैं जो आपका कमर्शियल पेपर है, इट इज अ सिक्योर्ड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो पहली बात तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। क्यों? पहली बात ये अनसिक्योर्ड नेचर का है, दूसरा ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, इसकी जो रिडेम्पशन या फिर जो मेजोरिटी पीरियड है 1 साल से कम का है। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर बेसिकली क्या रहता है, इस तरीके का एक पर्चा रहेगा जो कि कंपनीज या फिर बैंक्स या आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके द्वारा यहाँ पर इशू किया जाएगा, जिसके चलते उन्हें पैसों की यहाँ पर जरूरत रहेगी, और ये पर्चा जो आपका कमर्शियल पेपर होल्डर उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसके चलते ये इन्हें पैसा यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, और टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जब इससे रिडेम्पशन यहाँ पर होने होगी, जब इसकी मेच्योरिटी पीरियड यहाँ पर आ जाएगा, तो पैसा इन्हें वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा बॉन्ड्स के नेचर का आपका यहाँ पर काम करता है। इशू किया जाता है सिर्फ और सिर्फ ओनली बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो थोड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गई तो वैसे ही इनकरेक्ट होगी। सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अलावा जो आपके प्राइमरी डीलर्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उन्हें भी यहाँ पर अलाउ किया गया है, उनकी पहले क्रेडिट वर्दीनेस देखते हुए। थर्ड में कह रहे हैं जो आपका कमर्शियल पेपर है, इशू किया जाता है फॉर मैच्योरिटीज अप टू मैक्सिमम ऑफ अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि 7 दिन से लेके आपका 1 साल तक का इसका मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पर रहता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी गई थी, फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट थी, उसी के हिसाब से ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो वो डिटेल में आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी जा चुकी हैं कि जो आपके कॉर्पोरेट्स हैं, प्राइमरी डीलर्स हैं, उन्हें परमिट किया गया है इस तरीके से शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज रेज करने के लिए अपना पैसा रेज किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 5 लाख के डिनोमिनेशन में आपका सीपी वहाँ पर इशू किया जाता है कि 5, 10, 15 के हिसाब से, कि 5 लाख का आपका मिनिमम तो वहाँ पर रहेगा ही रहेगा। तो डेफिनेटली जो आपके कॉर्पोरेट्स इन दैट एंजॉय हाई रेटिंग कैन डाइवर्सिफाई देयर सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यूजिंग दीज काइंड ऑफ कमर्शियल पेपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है कि आपका इकोनॉमी यहाँ पर वीक है, तो आप इकोनॉमी का भी इंडिविजुअल क्रैश कोर्स यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, जिसमें अराउंड 40-50 आवर्स में हमने पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर किया है। ठीक है जी, चलिए 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है कि ऑफलाइन स्मॉल वैल्यू ई पेमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और बताइए इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं कि अलाउ करता है ऑफलाइन पेमेंट्स को अप टू 2 लाख रुपीज पर ट्रांजेक्शन। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो पहली बात, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? ठीक है, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन कौन सी है? अगेन मैं रिपीट करूंगा, अगर अभी तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, भैया वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, मैं अपनी स्पीड से यहाँ पर चल रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज वहां पर करना ही करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए वीडियो पॉज कर लीजिए। तो यहाँ पर पहली बात, ऑफलाइन पेमेंट्स किसे कहते हैं? तो ऑफलाइन पेमेंट्स हम उन्हें कहते हैं जिसमें आपकी किसी भी तरीके से टेलीकॉम सर्विसेज का यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा। ठीक है, आपके इस तरीके के जो डिवाइसेज उनकी यूटिलाइजेशन यहाँ पर नहीं की जा रही है, उन्हें हम ऑफलाइन पेमेंट्स यहाँ पर कहते हैं। उनकी डेफिनेशन जो आरबीआई द्वारा यहाँ पर रखी गई है वो इस तरीके की है। ठीक है, तो ऑफलाइन पेमेंट्स आपकी बेसिकली फेस टू फेस प्रॉक्सिमिटी मोड पर यहाँ पर काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि आपके कार्ड्स यहाँ पर हो गए, वॉलेट्स हो गए, मोबाइल डिवाइसेस हो गए, उनसे आप कर सकते हैं, बट इसमें जो लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए की यहाँ पर रखी गई है। क्योंकि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, कोई ओटीपी की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आपके स्कैन बेसिस पर ही कि आप नॉर्मली यहाँ पर पैसे ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, कार्ड्स के माध्यम से भी, वॉलेट्स के माध्यम से भी, मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से भी। तो मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजैक्शन 200 रुपए की रखी गई है, एंड ओवरऑल लिमिट आई थिंक 2000 रुपए की यहाँ पर रखी गई। तो ये तो आपकी बिल्कुल स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड में जो बात रखी कि फेस टू फेस प्रॉक्सिमिटी मोड में यहाँ पर कंडक्ट की जाती हैं, जैसे कार्ड्स हो गए, वॉलेट्स हो गए, मोबाइल डिवाइसेस हो गए, तो वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपकी ट्रांजेक्शन है ऑफलाइन नेचर की हैं, जो भी अलर्ट्स रहते हैं बाय द मीन्स ऑफ
SMS या फिर ईमेल्स जो कि कस्टमर रिसीव करता है कि भैया क्या OTP आया था, कितना पैसा यहाँ पर लगा, कितना खर्च हुआ, वो टाइम लैग रहेगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो टेलीकॉम सर्विसेज को यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे थे। ठीक है जी, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, सेकंड और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, उसी के आधार पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। वही चीज आपको बताएगी कि ऑफलाइन ट्रांजेक्शन जनरली कौन सी रहती है, दैट डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट और टेलीकॉम कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इन ट्रांजेक्शंस के लिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि किसी प्रकार की जो एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है कि आपका OTP आ रहा है या कोई और चीज हो रही है, उन चीजों की बिल्कुल भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो एक बार प्लीज इस चीज को यहाँ पर गो थ्रू कर लेना। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था कि भैया जितने भी आपके ऐसे लोग हैं जो कि डिजिटल ट्रांजेक्शन यहाँ पर बचते हैं या जिनके पास ऐसी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो वो भी थोड़ा डिजिटल बैंकिंग में आए, डिजिटल ट्रांजेक्शन का वहां पर थोड़ा आनंद ले और उस तरीके से इस इकोसिस्टम से भी यहाँ पर जुड़े। ओके, 11th क्वेश्चन, 81 बॉन्ड्स रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 4 कोड्स हैं। प्लीज इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके देखिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। बहुत बार ये टॉपिक डिस्कस हो चुका है। तो 81 बॉन्ड्स आपके हमने क्या बताया था, एक बार डिस्कस किया था फ्यू मिनट सीरीज में कि पहली बात परपेचुअल नेचर के हैं, लंबे समय तक चलते रहेंगे, हाई कूपन पेमेंट्स यहां पर रहती है। क्यों? क्योंकि परपेचुअल नेचर के हैं, रिडीम कभी नहीं हो पाएंगे, तो ज्यादा कूपन पेमेंट्स यहां पर की जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बन जाते हैं जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं जब बैंक द्वारा, ये बैंक के टियर 1 कैपिटल का हिस्सा वहां पर बन जाते हैं। ठीक है, तो टियर 1 कैपिटल क्यों बैंक को मेंटेन करना है? क्योंकि बासल 3 नॉर्म्स में वहां पर बात रखी गई थी। तो पहली स्टेटमेंट उस हिसाब से बिल्कुल आपकी करेक्ट होगी कि कैपिटल को बढ़ाने के लिए यहां पर बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं एज पर द बासल 3 नॉर्म्स। सेकंड में कह रहे हैं कि आपके हायर रिटर्न्स यहां पर ऑफर करते हैं इन्वेस्टर्स को एंड कंपेयर्ड विद अदर डेट प्रोडक्ट्स। तो बिल्कुल बात सही है, बट ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका आपका लोअर रिस्क नहीं है, हाई रिस्क है। क्यों? क्योंकि आपके परपेचुअल नेचर के हैं। ठीक है जी, कभी भी रिडीम नहीं होंगे, और कभी भी अगर बैंक में कोई दिक्कत आ जाती है कि उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट वहां पर पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है, कि उनका कैपिटल जो CRAR रेशियो की हम बात करते हैं ना, कमेंट बॉक्स में बताओ CRAR रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है और करंट बैंक्स के लिए कितनी CRAR रेशियो यहां पर रखी गई है। ठीक है, तो CRAR रेशियो जो मेंटेन करनी रहती है उसके हिसाब से कैपिटल यहां पर मेंटेन करना रहता है। तो जब बॉन्ड्स यहां पर रखे गए हैं कैपिटल आपके टियर 1 कैपिटल में, डेफिनेटली उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी यहां पर की जा रही हैं। तो वहां पर RBI क्या बोलता है कि भैया अगर आपका कैपिटल मेंटेन नहीं हो रहा तो आप इन बॉन्ड्स को खारिज भी कर सकते हो कि चलो कोई बात नहीं, अभी कर ली जितनी इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी थी, अब कोई भी जरूरत नहीं है। तो काफी ज्यादा ये रिस्की कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट यहां पर मानी जाती है। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट होगी। थर्ड में बात की जा रही है कि भैया इन्वेस्टर्स अपना रिटर्न कर सकते हैं 81 बॉन्ड्स टू द इशुइंग बैंक एंड गेट द मनी। तो क्या लगता है आपको ये करेक्ट होगा? जी नहीं, इन्वेस्टर्स नहीं रिटर्न कर सकते, कोई रिडेम्पशन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड ही यहाँ पर कोई नहीं रखा गया, परपेचुअल नेचर के, तो उसी के हिसाब से ए ऑप्शन हमारी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। बात की जा रही है कि जो 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी जा रही हैं, थोड़ा ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है। पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 4 कोड्स आपको दिए गए, वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क कीजिए। पहले में कह रहे हैं जो आपका बजट फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 का, उसने यहाँ पर एनालिसिस किया कि लोअर कलेक्शन रहेगी ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर रिलेटिव टू द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021-2022। ठीक है जी, तो ये आपकी बात रखिएगी कि 2022-23 में कम कलेक्शन रहेगी इसके रिस्पेक्ट में आपके पिछले साल से 2021-22 से। बहुत ही बारीकी भरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, पर बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, सेकंड कह रहे हैं जो आपका यूनियन गवर्नमेंट है उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कंटिन्यूसली आपका बढ़ता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू GDP रेशियो की, केपेक्स टू GDP रेशियो जो है जो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और उसके चलते केपेक्स भी यहाँ पर कंसेक्यूटिवली हम बढ़ाते ही जा रहे हैं। ठीक है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, उसी के आधार पर डी ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है। जितने भी क्रैश वाले बच्चे हैं जिनके साथ हमने ये पूरा डिस्कस किया था कि भाई साहब कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर यहाँ पर देखा गया है जिसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड यहाँ पर देखा गया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो पहली स्टेटमेंट है उसमें यहाँ इस नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि 2.7%, ठीक है जी, कि उस तरीके से यहाँ पर डिप देखने की बात की जा रही है। इस टाइम पे आपका डिप देखा जाएगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट अप्रैल नवंबर अगर हम बात करें तो उस टाइम पे भी आपका यहाँ पर डिप देखा गया है। ठीक है, कि उस तरीके से पिछले साल से थोड़ा कम यहाँ पर आपका रेवेन्यू कलेक्ट होगा। उसके अलावा जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर टू GDP जो रेशियो है वो तो हम बढ़ता हुआ यहाँ पर विटनेस कर ही रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है जी, और उस हिसाब से आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ता हुआ हम यहाँ पर देख ही रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जितने भी आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर उन सभी पे आप ये कोड यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। स्विफ्ट से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। तो भैया सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, तो जितना सिंपल क्वेश्चन दिखता है उतना होना भी चाहिए, ठीक है, उतना पता भी होना चाहिए। तो प्लीज एक बार वीडियो पॉज करें, करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क करें। बट सबसे पहले
बात रखी गई है कि हर एक जो आपका पार्टिसिपेंट रहेगा ऑन द प्लेटफॉर्म, इट इज असाइंड अ यूनिक 8 डिजिट स्विफ्ट कोड। सेकंड कह रहे हैं आपको जो स्विफ्ट है एक प्लेटफॉर्म जो कि सेंड करता है मैसेजेस एंड कैन ऑल्सो होल्ड एनी सिक्योरिटीज एंड करेंसी। थर्ड में कह रहे हैं जो स्विफ्ट आपका ओन किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है बाय द G20 सेंट्रल बैंक्स। तो पहली बात यहाँ पर देख लेते हैं करेक्ट कौन सी, सिर्फ और सिर्फ पहली है। तो बेसिकली स्विफ्ट जो आपका पूरा सिस्टम यहाँ पर रखा गया था, उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या था कि भाई साहब ये जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो कम्युनिकेशन क्रिएट करनी है बैंक टू बैंक, वो भी क्रॉस बॉर्डर, उसके लिए आपका स्विफ्ट सिस्टम यहाँ पर तैयार हुआ कि बहुत ही सिक्योर नेचर का आपका ये मैसेजेस को ट्रांसमिट करता है कि इतना पैसा इस अकाउंट में यहाँ पर डाल दीजिए। पर खास बात क्या कि सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस ही ट्रांसमिट करता है, किसी तरीके से यहाँ पर पैसे को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। आप अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगे तो फ्यू मिनट सीरीज में आप जाके सर्च करना स्लीपी के चैनल में, स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस पूरी डिटेल में इसकी वर्किंग मेथोडोलॉजी वहाँ पर डिस्कस की गई है। सिंपल सी बात है कि इंडिया का कोई बैंक है वो यूएस के बैंक को पैसा भेजना चाहता है तो वो स्विफ्ट कोड को यहाँ पर यूटिलाइज करेगा, स्विफ्ट को निर्देश देगा कि इतना इतना पैसा इस अकाउंट में भेजना है, स्विफ्ट उसको एकदम प्रॉपर तरीके से सिक्योर तरीके से ये मैसेज यहाँ पर पहुंचा देगा कि इतना इतना पैसा इस अकाउंट से इस अकाउंट में जाना है। ठीक है, तो उस तरीके से वहां पर आपका ये काम करता है। तो उसके लिए हर एक बैंक को इस प्रकार का यूनिक स्विफ्ट कोड वहां पर असाइन किया जाता है। ठीक है जी, तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट थी, सेकंड और थर्ड आपकी इनकरेक्ट थी। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी गई। इस तरीके का आपका 8 डिजिट कोड यहाँ पर रहता है जिसे आप यूटिलाइज करते हैं, आप मेंशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर पैसा इस अकाउंट में वहां पर जाएगा, तो उसके चलते आप मुझे ये सब चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जब वो आपको अपना दूसरा जो क्रेडिटर जिसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है उसका जब अकाउंट नंबर आप वहां पर मेंशन करेंगे तो उसकी ब्रांच का आप स्विफ्ट कोड भी मेंशन करेंगे कि ये स्विफ्ट कोड है, इस स्विफ्ट कोड पे इतना पैसा आपको वहां पर भेजना है। ठीक है जी, अपार्ट फ्रॉम दैट जो अगर इसकी बात करें किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है बाय शेयर होल्डर्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3500 फर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड, तो आपका ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओवरसीइंग जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो G10 सेंट्रल बैंक्स की है। वो किस किस की वो आपको बेसिकली यहाँ पर चीज़ मेंशन कर दी गई है। तो बेसिकली जब भी कोई भी सिस्टम आपका स्विफ्ट सिस्टम से बाहर हो जाता है, जब उसे बाहर कर दिया जाता है, जैसे सैंक्शंस जब लगती हैं, जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी तो स्विफ्ट ने बोल दिया कि हम किसी प्रकार का यहाँ पर बिजनेस रशिया में नहीं करेंगे, कोई भी मैसेजेस यहाँ पर हम ट्रांसमिट नहीं करेंगे, तो उसका असर देखने को मिलता है उस देश की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, उस देश की ट्रांजेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो बेसिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 14th क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। तो 3 स्टेटमेंट्स में से पहली स्टेटमेंट कह रही है जो आपका डायरेक्ट टैक्स है, जो बर्डन है, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पे टू द समवन एल्स, कि मतलब जो यहाँ पर टैक्स पे कर रहा है बर्डन भी उसी को पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स का तो एक बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पर है। ठीक है जी, सेकंड कह रहे हैं इनहेरेंट टैक्स और जो गिफ्ट टैक्स है वो आपके इनडायरेक्ट टैक्स है। जी नहीं, ये आपके डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में यहाँ पर आते हैं। क्यों? 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था ना, वहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि डायरेक्ट टैक्स जिसको थप्पड़ पड़ा है उसी को यहाँ पर, या जिसको चोट लगी है उसी के खून निकल रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स की चोट कहीं और लगी है और खून कहीं और निकल रहा है। ठीक है, तो इनहेरेंट टैक्स आपका अगेन थोड़ा एक तरीके से आपकी प्रॉफिट्स यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, आपको एक नया पैसा यहाँ पर मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई गिफ्ट यहाँ पर मिल रहा है, गिफ्ट टैक्स यहाँ पर लगाया जा रहा है, तो वो एक नेचर के आपके डायरेक्ट टैक्सेस है। आपका प्रॉफिट यहाँ हो रहा है, आपकी इनकम यहाँ पर जनरेट हो रही है, इसलिए आपके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है डायरेक्ट नेचर का। इनडायरेक्ट टैक्स आपको कब लगाया जाता है? जब आपकी गुड्स और सर्विसेज की वहां पर सेल की जाती है। थर्ड में कह रहे हैं जो आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज अचीव्ड थ्रू प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन का क्या मतलब है कि जैसे जैसे सैलरी वहां पर बंदे की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका जो रेट ऑफ टैक्स उसको पे करना है वो भी यहां पर बढ़ता जाएगा, ताकि जो पैसा वो एक्स्ट्रा वहां पर जनरेट कर रहा है, मतलब जो बहुत ज्यादा पैसा यहां पर जनरेट कर रहा है उसको उतना ज्यादा टैक्स यहां पर पे करना पड़ रहा है, ताकि सरकार उस पैसे को लेके जो लोअर सेक्शंस हैं उनके ऊपर वो पैसा खर्च कर सके, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहां पर इंप्रूव कर सके, ताकि वो भी हायर ब्रैकेट में शिफ्ट कर सके। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम इसे कहते हैं। तो ये आपका प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन के थ्रू यहां पर हो पाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इक्वालिटी भी वहां पर बनी रहती है कि चलो जितना बंदा ज्यादा कमा रहा है उतना ही उसके ऊपर ज्यादा टैक्स भी यहां पर लगाया जा रहा है, उतने उस पैसे को यूटिलाइज करके सरकार यहां पर वेलफेयर स्कीम्स भी लॉन्च कर रही है। ओके, तो यहां पर आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट थी, उसी के हिसाब से ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन था। तो प्लीज एक बार एक्सप्लेनेशन से आप गो थ्रू कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, निधि कंपनी से रिलेटेड यहां पर बात की गई है। तो निधि कंपनीज का बेसिक ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या था कि लोगों की जो एक सेविंग टेंडेंसी है ना उसको थोड़ा एनहांस करते हैं, उसको थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दी गई थी, बताना था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। पहले में कह रहे थे आपकी एक टाइप है ऑफ द नॉन बैंक लेंडर्स जो कि रेज करते हैं फंड्स एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द मेंबर्स, तो बिल्कुल सही बात की गई है। क्या आपस में जैसे कोऑपरेटिव
वहां पर काम करते थे ना, पहले सोसाइटीज काम करती थी, ये आपस में एक दूसरे को पैसा इकट्ठा कर रही है और लेन देन करके किसी किसी को टाइम टर्न बाय टर्न वहां पर उधार देते रह रहे हैं। ठीक है जी। अब ये रेगुलेशन इनकी आरबीआई द्वारा की जाती है। ठीक है जी। बट यहाँ पर जो आपका कंपनीज एक्ट है वो भी इन्हें रेगुलेट करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट होगी। ओनली इंडिविजुअल मेंबर्स आपके अलाउड है निधि कंपनीज में, आपके ये कंपनीज को लोन नहीं देते, कि जो जो इनके मेंबर्स बनेंगे उन कंपनीज के, जो जो यहाँ पर पैसा पूल कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर उधार मिलेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट थी, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट थी, उसी के हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। वही जो रेगुलेशन की बात की थी मैंने, आरबीआई द्वारा यहाँ पर की जाती है डिपॉजिट टेकिंग के लिए और ऑपरेशनल मैटर्स के लिए, या फिर जो आपके डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स हैं उसके लिए आपका ये यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स है उनके द्वारा यहाँ पर रेगुलेशन की जाती है। ओके, तो ये सिंपल से पॉइंट्स हैं। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो कि मॉक टेस्ट में वहां पर पूछे गए थे। तो प्लीज जिन लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, जिन्होंने किया भी था, अपना स्कोर जो भी आप कर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। और अभी भी अगर जिन्होंने इस टेस्ट को यहाँ पर इन 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया तो अपना जो भी स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। और इसी तरीके से रेगुलर इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, जहां पर हम कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने का। और इस पूरे वीक वैसे जितने भी आपके मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी रिवीजन भी यहाँ पर हो जाए और थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि क्या क्वेश्चन की एक्चुअली में डिमांड वहाँ पर रखी गई थी। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।